हेलो बच्चा पार्टी, आपका स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अपन भी चलते हैं इसी पाठ की यात्रा में। आपको मज़ा आएगा, बहुत ही स्वीट एंड प्यारा चैप्टर है। इस चैप्टर पे बहुत ही मस्ती के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो बच्चा पार्टी, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? रोहित खेल मैदान में खेल कर कक्षा में आया। उसने देखा कि वह पसीने से भीग गया है। थोड़ी देर पंखे की हवा में बैठने के बाद उसका पसीना सूख गया। पसीने का समाप्त हो जाना किस कारण हुआ? तो बच्चों, हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चा पार्टी संघनन प्रक्रिया के कारण, दूसरा है बाष्पीकरण के कारण, और तीसरा है बच्चा पार्टी श्वसन के कारण, और चौथा है निर्जलीकरण के कारण। तो बच्चों सोचो, जरा सोचो, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चा पार्टी, इसका राइट आंसर होगा बी, बाष्पीकरण के कारण। बाष्पीकरण क्या होती है बच्चों? तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है और बहुत ही आसान कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि जब जल की बूंदें क्या होती हैं, भाप बनकर ऊपर उड़ जाती हैं, यानी कि बाष्प के रूप में। तो वो होती किसके कारण है? हीट या फिर सूर्य की रोशनी के कारण। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। रेशमा अपनी छोटी बहन के लिए आइसक्रीम खरीद कर लाई। उसने देखा कि दुकान से घर तक आने में आइसक्रीम की डिब्बी की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं। रेशमा जानना चाहती है कि पानी की ये बूंदें डिब्बी की बाहरी सतह पर कहाँ से आई। तो ठीक है बच्चा पार्टी, पहला ऑप्शन है आइसक्रीम की डिब्बी के अंदर से, दूसरा ऑप्शन है हवा में उपस्थित जल वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलने से, या तीसरा ऑप्शन है जल के बाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण, या डी ऑप्शन है निर्जलीकरण की प्रक्रिया के कारण। तो बच्चों सोचो, जरा सोचो, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा बी, हवा में उपस्थित जल वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलने से। तो ऐसा होता क्यों है बच्चों, पता है आपको? आइसक्रीम का डिब्बा है तो वो डेफिनेटली कहाँ रखा होगा? फ्रिज में रखा होगा। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है बच्चों? कूल। जब वो बाहर निकलता है डब्बा तो क्या होता है? बाहर के एटमॉस्फेयर में क्या होता है? मॉइस्चर होती है। और यहाँ का टेम्परेचर बदल गया तो डेफिनेटली जो उसके आसपास वाटर की ड्रॉप्स थी, यानी कि बॉटल के आइसक्रीम के डब्बे के आसपास, तो वो क्या होंगी? बाहर के टेम्परेचर में आने के कारण वो क्या होंगी? हवा में जितने भी जल वाष्प है वो क्या होंगे? ठंडे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बॉटल है, वो सॉरी बॉटल बोल रहे हैं हम, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर की तुलना में कूल है, तो उसके आसपास की जितने भी जल की वाष्प की बूंदें हैं वो क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी। तो इसलिए ऐसा होता है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। नाम दिख रहा होगा एक माइंड मैप टाइप का। एक ठोस का बना है, ठोस से द्रव पिघलना और द्रव से गैस वाष्पित होना। और फिर थर्ड स्टेप में फिर हम देख रहे हैं गैस से द्रव, और चौथी स्टेप है जिसमें ठोस द्रव से ठोस अवस्था में बदल रहा है। तो ठीक है बच्चों, उपरोक्त प्रभाव आरेख में तो यहाँ पे जो एक फ्लो चार्ट बना हुआ है बच्चों, जिसमें जल की अवस्था का रूपांतरण हो रहा है, यानी कि जल विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में जा रहा है। तो हमको बताना है कि क्रमांक 3 और क्रमांक 4 के स्थान पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों संघनन या संघनन, बी है संघनन वाष्पन, सी है पिघलना वाष्पित होना, या डी संघनन और जमना। तो बच्चों बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, ये आपने अपने डेली लाइफ में देखा ही होगा। पहला ऑप्शन तो आपको ठोस, ठोस यानी कि जैसे मान लो पानी की बर्फ है, पानी से जो बनाया हमने, पिघलेगी तो किस अवस्था में आती है? द्रव अवस्था में, यानी पानी। फिर जब हम उसको गर्म करते हैं, मान लो उसी पानी को, तो वो क्या होंगी? भाप के रूप में। उसमें से क्या होंगे? जो वाटर की ड्रॉप्स हैं वो हवा में चले जाएंगी। किस फॉर्म में जाएंगी? गैस के फॉर्म में। तो वो क्या हो गई? वाष्पित होना। फिर अगली स्टेप, यही जो गैस की बूंदें, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जब हम मम्मी लोग या फिर आपने कभी गर्म पानी करने रखते हो और हम उसको ढक देते हैं, तो ढकने के बाद आप क्या नोटिस करते हो कि यार जब भाप उड़ती है तो आप देखते हो वो ढक्कन में अपने आप ऊपर क्या होती है? वाटर की ड्रॉप्स दिखाई देती हैं। देखा है कभी आपने? हाँ, तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो गैस ऊपर उड़कर जा रही थी तो ऊपर क्या हुआ? वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा?
एक्चुअल में रिड्यूस हो चुका है। तो वो और क्या है, वहाँ पे हो रहा है संघनन की प्रोसेस। तो संघनन की प्रोसेस होने के कारण गैस जो है द्रव अवस्था में बदल गई। अब बच्चों, अब हम समझें कि जो गैस से द्रव में बदलता है उस प्रोसेस का नाम क्या है, संघनन। इसी के कारण बारिश भी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चा पार्टी। अब क्या होता है, जो द्रव है, द्रव से ठोस अवस्था में जो बदलता है, यानी कि अब आप समझो कि जो बारिश की बूंदें, मान लो वो बादल में है, यदि वही बारिश की बूंदें जब यदि जम जाएंगी तो वो किस में बदल जाएंगी, बर्फ के टुकड़ों में। ठीक है, जिसको अपन ओला कहते हैं कि कई बार ओला गिर रहा भाई लोग ऐसा। तो वो जो ठोस अवस्था में बदला द्रव से ठोस, तो वो हुआ किस, तो ये अपने घर में आपने देखा होगा, फ्रिज में जब हम पानी रखते हैं तो वो जम जाता है कि नहीं। तो वो क्या हुआ, जमना। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों डी, संघनन और जमना। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, सर्दियों में सुबह के समय जहाँ पेड़ों की अधिकता होती है वहाँ घना कोहरा बनता है। कोहरे का बनना किस प्रक्रिया के कारण होता है? पहला ऑप्शन है वाष्पन के कारण, बी है पिघलने के कारण, सी है संघनन के कारण, या डी जल के जमने के कारण। तो सोचो बच्चों, सोचो इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा आंसर है और आंसर है सी, संघनन के कारण। अब होता क्या है, इस कंसेप्ट को अब अपन समझते हैं। तो बच्चा पार्टी, आप जानते हैं कि संघनन होता क्या है। संघनन होता है कि गैस का द्रव अवस्था में बदलना, इसी के कारण बारिश होती है। तो क्या होता है बच्चों, सर्दियों के समय क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होती है, यानी आर्द्रता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में। तो आर्द्रता होने के कारण क्या होता है, संघनन की जो प्रक्रिया है यानी जो प्रोसेस है वो बढ़ जाती है। अब सुबह के टाइम जहाँ पे जो पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ पर वो भी क्या करते हैं, वाटर यानी उसमें से पानी निकलता है, किस फॉर्म में, आपने पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा। तो इन सब को यदि अपन ध्यान से देखें तो भाई जो वाटर यदि प्लांट से निकला है और जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये सब क्या होगा, सर्दियों के समय टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। तो वो जो वाटर की ड्रॉप्स हैं या जो मॉइस्चर हैं वो क्या होंगे, डेफिनेटली सर्दी में टेम्परेचर रिड्यूस। तो जो वाटर ड्रॉप्स जो वाष्प के फॉर्म में निकली वो क्या हो जाएंगी, कूल हो जाएंगी। सर्दियों के मौसम में कूल होने पर क्या होगी, वाटर की ड्रॉप्स बन जाएंगी। तो यही वाटर की ड्रॉप्स जो हैं कोहरे के जैसे फिर आपको दिखाई देंगी सुबह सुबह, क्योंकि सुबह तक टेम्परेचर उतना नहीं हो पाता। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 5 पे। हमें 4 बर्तन दिए हैं, यानी 4 पात्र दिए हैं। आप चित्र में देख सकते हैं आ वा सा दा। चारों बर्तन को समान समय तक धूप में रखने पर किस बर्तन में बाष्पीकरण अधिक होगा तथा किस बर्तन में कम होगा? बच्चों, हमको ये बताना है कि बाष्पीकरण किस में अधिक होगा। पहला ऑप्शन है दा में अधिक तथा ए में कम, बी ऑप्शन है ए में अधिक बी में कम, सी ऑप्शन है सा में अधिक आ में कम, या डी है सभी में समान बाष्पीकरण होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी, ए में अधिक तथा बी में कम। अब ऐसा होता क्यों? तो बच्चों, बाष्पीकरण की जो प्रोसेस होती है वो आप जानते हो, द्रव का गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया बाष्पीकरण। तो बच्चों अब देखो, चारों पात्र जो चारों बर्तन हैं उनके ढक्कन तो खुले हुए हैं, तो बाष्पीकरण तो हो रही है क्योंकि धूप में है। हाँ तो बच्चों, चारों पात्र धूप में रखें, तो धूप में रखे होने पर डेफिनेटली बाष्पीकरण की प्रोसेस तो होगी चारों में। किंतु बाष्पीकरण तेज होने के लिए या तीव्र होने के लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, खुला क्षेत्रफल, बाष्पीकरण उतने ही तेजी से होता है। जितना क्षेत्रफल कम होता है बाष्पीकरण रिड्यूस हो जाता है। तो बच्चों इसलिए देखो, ए जो पात्र है उसका मुंह बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, यानी उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसीलिए ए पात्र यानी ए बर्तन में बाष्पीकरण बहुत तेज़ी से होगा। और बी में आप देख सकते जो बर्तन है इसका मुंह बहुत ही छोटा है, यदि हम तुलना करें चारों पात्र में, तो इस कारण से उसमें बाष्पीकरण बहुत कम होगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी, प्रश्न क्रमांक 6, नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में बाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है? पहला कह रहा है का नंबर में देख रहा है रंग भरना। रंग भरना में बाष्पीकरण की प्रक्रिया कौन सी महत्वपूर्ण है? पहला क्रेयॉन से, बी ऑप्शन पानी के रंगों से, सी एक्रोलिक रंगों से, या डी पेंसिल के रंगों से। बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी, पानी के रंगों से। ये तो आपने देखा होगा, डेली लाइफ का कंसेप्ट है। अब हम बढ़ते हैं खा नंबर में, कागज पर लिखना।
पहला ऑप्शन है पेंसिल से या बी स्याही वाले पेन से। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बी स्याही वाले पेन से। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हाँ तो बच्चा पार्टी प्रश्न क्रमांक 2 का पहला क्या कह रहा है कि जल की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने वाले प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है। ये कह रहा है कि जल की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था, यानी कि द्रव अवस्था यानी पानी को आप जब ठोस में बदलोगे मतलब बर्फ में, उस प्रक्रिया को क्या कहोगे? बोल दो जमना कहोगे, मगर यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार होगा हिमीकरण। तो ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का 2। बोले तो वायु में विद्यमान खालिस्तान संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाते हैं। बच्चों ये कह रहा है कि वायु में क्या विद्यमान होता है, यानी क्या प्रेजेंट होता है जिसके कारण जल की छोटी छोटी बूंदें बनती हैं? सिंपल, जल वाष्प होता है बच्चों। अब हम देखते हैं इसका तीसरा खालिस्तान, जल का कोई निश्चित खालिस्तान नहीं होता। तो क्या नहीं होता? तो बच्चों आपको पता होगा कि आकार। अब आपको पता है ना, आप पानी लो और उसको किसी भी बर्तन में डालो, वो उसी बर्तन का शेप ले लेता है, तो इसलिए उसका कोई निश्चित आकार नहीं होगा। अब हम देखते हैं अगला खालिस्तान। खालिस्तान से शीतलन का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा वाष्पन। तो ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम देखते हैं छठवां नेक्स्ट खालिस्तान। प्रकृति में जल ठोस द्रव और खालिस्तान अवस्था में विद्यमान होते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा गैस। तो ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी प्रश्न क्रमांक 3, जहाँ से हमें अति लघु उत्तरी प्रश्न है। हाँ तो बच्चा पार्टी हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। आवी ने विद्यालय से घर आते समय देखा कि बारिश के बाद रास्ते में धूप वाले स्थान की पानी छाया वाले स्थान की अपेक्षा जल्दी बाष्पीकृत हो गया। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जो बाष्पीकरण को तीव्र व धीमा बनाती थी? तो बच्चों आवी ने ये देखा कि धूप वाले स्थान से पानी बहुत जल्दी बाष्पीकृत यानी उड़ गया और छाया वाले स्थान का पानी उतना जल्दी से नहीं उड़ पाया। अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी? तो उत्तर होगा बच्चों एक तो धूप, दूसरा है छाया और तीसरा है वायु का वेग। वायुमंडल की आर्द्रता भी बाष्पीकरण को प्रभावित करती है, यानी बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाली चीज हो गई धूप, छाया, वायु का वेग और वायुमंडल की आर्द्रता। तो बच्चों धूप और तेज वायु और कम आर्द्रता होने पर बाष्पीकरण क्या होता है? बहुत ही तीव्र होता है। तो ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है कि धूप में खड़े दोपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है, आप उसे ठंडा कैसे करेंगे? तो बच्चों इसका उत्तर होगा बहुत ही आसान है। आपने तो कई बार अनुभव किया होगा, मम्मी पापा के साथ गए होंगे, पापा के साथ बाइक में बैठे तो आपने क्या देखा गर्मियों में कि सीट यार बहुत गर्म है। तो क्या करते पापा लोग? क्या करते हैं? या चाचा किसी के साथ तो गए होंगे, आपने देखा ही होगा। क्या करते हैं हम लोग? सीट में पानी डालते हैं या तो फिर ठंडा कपड़े से उसको क्या करते हैं, थोड़ी देर कूल करते हैं। तो अब बच्चों इसका उत्तर अपन देखते हैं। धूप में खड़े दोपहिया वाहन की गर्म सीट पर पानी छिड़क कर या सीट पर गीला कपड़ा रखकर उसे ठंडा किया जाता है। तो ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। तो ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5। थिरफ जानना चाहता है कि जल पृथ्वी की सतह से बाष्पीकृत होता है लेकिन बारिश आसमान से होता है, ऐसा क्यों? तो बच्चों बहुत ही मैजिकल क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। पृथ्वी की सतह से बाष्पीकृत जल क्या होता है बच्चों? धूप के कारण ऊपर उठता है। तो भाई एक निश्चित ऊंचाई पर वह इतने ठंडे हो जाते हैं कि वह जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं। यही बूंदें भारी होने पर बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। तो ठीक है बच्चों आपको समझ में आ गया ना, एक ही जगह पे दो कंसेप्ट हो गए, एक तो बाष्पीकरण वाला और दूसरा संघनन। तो ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है? आवी अपने परिवार के साथ सर्दियों के मौसम में अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में घूमने के लिए गई। उसने देखा वहां पर पानी की जगह बर्फ की बारिश हो रही है। वह जानना चाहती है कि बादलों में बर्फ कहाँ से आती है और कैसे बनती है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है मगर आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट। तो चलो इस कंसेप्ट को भी अपन धुआंधार तरीके से उड़ाते हैं। बादलों में बर्फ जल वाष्प के जमने के से बनती है। क्यों बनती? क्योंकि वहाँ का तापमान बच्चों 0 डिग्री से कम होता है।
तो ऐसी स्थिति में जल वाष्प से बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं और यही क्रिस्टल वजन में भारी होने के कारण बर्फ के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। तो ठीक है बच्चों पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कह रहा है, अपने आसपास से ठोस, द्रव और गैस के दो उदाहरण लिख लें। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, टेंशन नहीं लेना है। आप बता सकते हो ठोस कौन कौन वाले, कोई भी दो वस्तु, जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया। द्रव वाले पानी, दूध हो जाएंगे। गैस, धुआं और ऑक्सीजन। तो ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को भी हमने धुआं कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी, हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 8 पे। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है कि चाय बनाते समय गर्म चाय की खुशबू दूर तक कैसे फैलती है। तो बच्चों, चाय की खुशबू से कुछ याद आया, ऐसा लग रहा है क्या कि चाय पीना है? तो ठीक है बच्चों पार्टी, थोड़ा सा टी ब्रेक करेंगे कुछ समय के बाद। अभी तो अपन उसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या कह रहा है कि चाय बनाते समय चाय की खुशबू फैलने वाले पदार्थ जल वाष्प के रूप में वायु के माध्यम से फैलकर दूर तक पहुंच जाते हैं। तो चलो बच्चों, अब इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। होता क्या है बच्चों, जब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में अपन जो इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी उसमें हम मिलाते हैं, जैसे कि चाय पत्ती हो गया, तुलसी की पत्ती हो गया, अदरक हो गया, और हो सकता है आप लौंग, इलायची, ये भी मिलाते होंगे, है ना। अदरक की पत्ती भी हो गया। तो क्या होता है बच्चों, जब हम चाय को गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने पर कौन सा कंसेप्ट आता है बच्चों, बाष्पीकरण की प्रोसेस। तो बाष्पीकरण की प्रोसेस होने के कारण जो भी उसमें इंग्रेडिएंट मिले थे, जो भी पदार्थ, वो पदार्थ क्या होंगे, बाष्पीकरण के कारण वो भी भाप के रूप में ऊपर आ जाएंगे। अब वो किस फॉर्म में आ गए, गैस में। और गैस का नेचर क्या होता है बच्चों, दूर तक फैलना। तो इसी कारण से उसकी खुशबू हमें दूर दूर तक फैलती हुई, और यानी हम उसकी खुशबू को देख तो नहीं सकते, मगर नाक से सूंघ जरूर सकते हैं बच्चा पार्टी। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है, यदि आप बरसात के दिनों में अपने कपड़े सुखाना चाहते हैं तो आप कपड़ों को जल्दी कैसे सुखा सकते हैं। बच्चों, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट। अब इसका उत्तर देखते हैं। पहले तो कपड़ों से अतिरिक्त पानी को वॉशिंग मशीन से निचोड़कर या पंखे के सामने रखकर या हेयर ड्रायर का उपयोग करके कपड़ों को जल्दी सुखा सकते हैं। तो बच्चा पार्टी, आप तो जानते हैं कि हम कपड़ों को कैसे जल्दी सुखा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बाष्पीकरण की प्रोसेस होगी। मगर क्या होता है, यदि धूप रहती है तो बाष्पीकरण की प्रोसेस जल्दी होती है, मगर ये हम कर रहे हैं बारिश के समय। तो बारिश के समय में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमें कपड़ों से अतिरिक्त पानी जो है उसको वॉशिंग मशीन से निचोड़ कर निकाल दें, या तो फिर पंखे के सामने रख दो, तो हवा के प्रेशर के कारण वो उसकी पानी की बूंदें, या फिर हेयर ड्रायर, ये सब जो हैं मेथड हैं जिनसे आप निकाल सकते। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है कि हिमीकरण में पानी का रूप बदलता है लेकिन उसकी मात्रा नहीं बदलती। बच्चों, ये कह रहा है कि हिमीकरण में पानी का रूप बदलता है। हिमीकरण जानते हो ना आप, द्रव से ठोस अवस्था में बदलना वाला कंसेप्ट याद आ रहा है ना। तो उसमें कह रहा है कि उसका रूप बदला, यानी द्रव से ठोस हुआ, यानी रूप बदल गया, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आ गया। तो बोल रहे मगर उसकी मात्रा नहीं बदलती। मान लो वो 1 लीटर है तो वो 1 ही लीटर रहेगा, ऐसा कहना चाह रहा है। आपको आसान भाषा में समझा। तो चलो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या कह रहा है, क्योंकि पानी का आयतन ठोस एवं द्रव अवस्था में एक जैसे ही रहता है। द्रव से ठोस बनने का यह परिवर्तन पानी के अणुओं के बीच के बंधन में बदलाव के कारण होता है, जिससे वह एक मात्रा में बंधकर व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। तो बच्चा पार्टी, प्रश्न क्रमांक 11 क्या कह रहा है कि यदि आप पानी को कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रखते हैं तो क्या होगा, इसे किस प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, पानी को कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रखने पर वह जमकर बर्फ बन जाएगा। यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है। तो बच्चों, आपने इसको तो अपने डेली लाइफ में देखा ही होगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, यदि आपको हमारा मेथड समझाने का यदि समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कह रहा है, गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं। तो बच्चों, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट पूछ रहा है। गर्मी के दिनों में वातावरण का तापमान अधिक होता है। तो तापमान यानी कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण गीले कपड़ों का जल शीघ्र ही वाष्पित हो जाता है, यानी वेपराइज हो जाता है, तो वह जल्दी सूख जाते हैं।
सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितना ज़्यादा तापमान होगा उतने ज़्यादा वेपराइजेशन होगा, यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कह रहा है? हाँ तो बच्चा पार्टी प्रश्न क्रमांक 13 कह रहा है कि आबी विद्यालय में मिट्टी की बनी बोतल में पानी लेकर आता है और उसका भाई थिरव स्टील की बनी बोतल में पानी लेकर जाता है। थिरव को महसूस होता है कि आबी की बोतल का पानी अधिक ठंडा रहता है। आपके अनुसार ऐसा किस कारण से हुआ? अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, आबी की बोतल मिट्टी से बनी है। मिट्टी में होने के कारण जल बर्तन की सतह से रिसकर बाहर आता है और वाष्पित होते रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल पर शीतलन प्रभाव के कारण जल ठंडा होता रहता है। और थिरव की स्टील की बोतल से पानी रिसता नहीं है, इसलिए उसकी बोतल का पानी ठंडा नहीं होता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 14 क्या कह रहा है? अपने दैनिक जीवन में संघनन की प्रक्रिया को कहाँ कहाँ होते देखा है? कोई 3 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, बहुत ही आसान उत्तर है। तो बच्चों, इसका उत्तर है ठंडे पानी के गिलास के बाहर पानी की बूंदों का जमना। दूसरा है सर्दियों में सुबह के समय घास की पत्तियों पर ओस। और तीसरा है गर्म पानी से नहाने के दौरान बाथरूम के शीशे पर पानी की बूंदें। तो आपको पता है बच्चों कि संघनन होता क्या है? तो संघनन होता है गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15 क्या कह रहा है? आप अपना एक हाथ पानी से गीला करें और दूसरा हाथ सूखा छोड़ दें। अब दोनों हाथों के ऊपर फूंक मारें, आप क्या महसूस करेंगे? तो बच्चों, बहुत ही आसान सा उत्तर है। गीले हाथ में फूंक मारने पर हमें ठंडक महसूस होगी और गर्म हाथ पर फूंक मारने पर हमें गर्माहट जैसी महसूस होगी। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम आ गए प्रश्न क्रमांक 16 पे। ग्रीष्म काल में ठंडी हवा के लिए घरों में हम कूलर में प्राकृतिक घास की जाली के स्थान पर प्लास्टिक घास की जाली का उपयोग करें तो कौन सी घास के उपयोग पर अधिक ठंडी हवा आएगी और क्यों? तो बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, दादी नानी के जमाना से वाला कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है देखते हैं। पहला है प्राकृतिक घास की जाली जल को तेजी से अवशोषित करती है, यानी सोख लेती, और उसकी जल धारण की क्षमता भी अधिक होती है। तो इसमें जल धीरे धीरे बाष्पीभूत होता है, जो अपने आसपास की हवा को अधिक ठंडा करते हैं। इसके विपरीत प्लास्टिक की जाली जल को अवशोषित नहीं करता, इस कारण से उसमें जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता, तो वह उतना ठंडक नहीं प्रदान करता। तो ठीक है बच्चों, दादी नानी के समय का कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 17 कह रहा है कि थिरव ने देखा कि जल ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। जल के समान अन्य पदार्थों जो तीनों अवस्था दर्शाते हैं, उनमें से किन्हीं 3 पदार्थों के नाम लिखिए। तो बच्चों, प्रश्न बहुत ही आसान है। वो कह रहा है कि आपको 3 पदार्थों के नाम लिखना है जिसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं आप देख सकते हो। तो ठीक है बच्चों, इसका उत्तर अब हम देखते हैं। मोम, दूसरा है नारियल का तेल और तीसरा है घी। तो ठीक है बच्चों, उपरोक्त तीनों पदार्थ जल की भांति तीनों अवस्था में ठोस, द्रव और गैस में परिवर्तित हो सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे घी है। घी पता है बच्चों, वो जब लिक्विड अवस्था में रहता है, जब हम बर्फ सर्दियों का मौसम आता है तो वो क्या हो जाता है बच्चों? जम जाता है। यानी वो किस अवस्था में आ गया बच्चों? आप ही बताओ। ठोस अवस्था में। फिर जब यदि हम उसको गर्म करते हैं तो डेफिनेटली उसमें से वेपराइजेशन तो हो गई। क्यों? क्योंकि दूध बनता किससे? घी बना किससे? दूध से। तो सिंपल सा कंसेप्ट। गैस, यानी वो तीनों अवस्था में हुआ। अब हम देखते हैं जैसे नारियल का तेल। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि नारियल का तेल जो होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है, यानी कि द्रव। जब वो सर्दियों का मौसम आता है तो वो जम जाता है, यानी वो किस अवस्था में आ गया? ठोस। और जब हम उसको गर्म करते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा? वो लिक्विड अवस्था में तो आएगा। गर्म होने पर क्या होगा? अपनी गैसियस अवस्था का नेचर भी तो दिखाएगा। तो ठीक है ना बच्चों। सेम अब अपन मोम में भी देखते हैं। तो मोम के साथ भी यही तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती है, जल यानी कि ठोस, द्रव और गैस। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। अपने घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन कर उन गतिविधियों को लिखिए जिनमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। गीले कपड़ों को सुखाने में, फर्श पर पोछा लगाने के पश्चात उसको सुखाने पर,
मटके या सुराही में पानी ठंडा होने में, या कूलर के उपयोग में, शाही वाले पेन से कागज पर लिखने में, या पानी के रंगों द्वारा किसी चित्र में रंग भरने में आदि में बाष्पीकरण होता हुआ देख सकते हैं। बाष्पीकरण बोले तो द्रव से गैस अवस्था में बदलना। तो ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ये सब आप देख सकते हो, हमने लिखा है यहाँ पे और आप इनको समझिए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19 क्या कह रहा है कि बाष्पीकरण की प्रक्रिया को समझते हुए बताइए कि आर्द्रता का बाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम बाष्पीकरण कहलाता है। वातावरण में आर्द्रता अधिक होने पर बाष्पीकरण की गति मंद हो जाती तथा आर्द्रता कम होने पर बाष्पीकरण तेजी से होता है। तो ठीक है बच्चों, आपने समझ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जल का वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना बाष्पीकरण कहलाता है। और बाष्पीकरण को आर्द्रता ही प्रभावित करती है। आर्द्रता अधिक होगा तो बाष्पीकरण की गति कम हो जाएगी, यदि आर्द्रता कम तो बाष्पीकरण तेज। हाँ तो बच्चा पार्टी, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 20 पे। एक बर्फ का टुकड़ा बाहर धूप में रखा गया, क्या वह हिमीकरण का उदाहरण है? कारण सहित उत्तर लिखिए। तो बच्चों बहुत ही आसान सा प्रश्न, अब हम इसका उत्तर दें। नहीं, यह हिमीकरण का उदाहरण नहीं है। हिमीकरण द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम है जो द्रव को ठंडा करके किया जाता है, जबकि बर्फ का टुकड़ा धूप में जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 21 क्या कह रहा है कि जल चक्र पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बताइए क्यों। तो बच्चों जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल चक्र के बिना पृथ्वी पर पानी का पुनः चक्रण नहीं हो पाएगा। जल चक्र पृथ्वी पर पानी की उपलब्धता को बनाए रखता है और मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करता है। यह परितंत्र को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम देख रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो प्रश्न क्रमांक 22 से शुरू हो रहे हैं। हाँ तो बच्चा पार्टी, प्रश्न क्रमांक 22 कह रहा है प्रकृति में बाष्पीकरण की क्रिया ना हो तो दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, अपने विचार लिखिए। तो बच्चों प्रकृति में बाष्पीकरण की प्रक्रिया ना हो तो दैनिक जीवन में अनेक प्रकार से प्रभावित होगा। जैसे इसके बिना हमारे कपड़ों एवं फर्श का सूखना संभव नहीं होगा, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं हो पाएगा, जल चक्र नहीं चलेगा, मौसम में बदलाव होंगे एवं तापमान नियंत्रित नहीं हो पाएगा और पूरे तरीके से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ। हाँ तो बच्चा पार्टी, आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 23 में उपरोक्त चित्र को नामांकित करना था। तो बच्चों आप बादल को तो जानते हैं, तो हमने बादल लिख दिया वहाँ पे। अब देखो बच्चों बादल, अब इसके बाद क्या हो रहा है, जो बारिश की बूंदें आ रही हैं तो वो क्या हो गया बच्चों, संघनन। अब फिर आप देखो बच्चों कि ये जो आपको झील या समुद्र जैसे दिख रहा होगा, तो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बाष्पीकरण। फिर बच्चों आप सूरज देख सकते हो, उसमें बादल हैं, फिर ये बारिश की बूंदें हो रही, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वर्षा हो रही है। अब इधर बच्चों ये क्या है, बादल बस बने और बर्फ गिर रही है समझो, तो ये क्या होगा, हिमीकरण यानी कि हिम। तो ठीक है बच्चों, अब हम आ गए, इसमें देख सकते हैं नदी है, झील है, जिसको हमने नामांकित किया है, तो आप भी इसको नामांकित कर लेना। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। बादल निर्माण के लिए कौन सी क्रिया उत्तरदायी है। तो बच्चों ये कह रहा है कि जो बादल का निर्माण हो रहा है उसके लिए कौन सी क्रिया उत्तरदायी, सिंपल, संघनन। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आप तो जानते हैं गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। तो ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। जल की कौन सी प्रक्रिया से शीतलन का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो जल के बाष्पीकरण की प्रक्रिया से शीतलन का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे। जल चक्र में यदि संघनन की क्रिया ना हो तो प्रकृति पर क्या प्रभाव होगा। जल चक्र में यदि संघनन की क्रिया ना हो तो वर्षा नहीं होगी, जिससे क्या होगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब है बच्चों प्रश्न क्रमांक 5, जल चक्र में सूर्य की क्या भूमिका है, बताइए। जल चक्र में सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा के कारण पृथ्वी की सतह का जल बाष्पीकरण होता है।
ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 24 पे। यदि जल चक्र में कोई असंतुलन होता है, जैसे अत्यधिक बाष्पीकरण या बाष्पीकरण में कमी हो, तो हमारे पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ सकता है? साथ ही जल संरक्षण का महत्व भी बताएं। जल चक्र में असंतुलन जैसे अत्यधिक बाष्पीकरण या बाष्पीकरण में कमी होने से पर्यावरण पर अत्यधिक गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि पृथ्वी की सतह में जल की कमी हो जाएगी और जल के स्रोत सूख जाएंगे या बादल नहीं बन पाएंगे, जिसके कारण जल चक्र ठीक से नहीं चल पाएगा और वर्षा नहीं होगी। ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 25 क्या कह रहा है? ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में जल के गुणों में क्या अंतर होता है? जल बोले तो बर्फ ठोस अवस्था में अपना आकार बना कर रखती है, चाहे उसे किसी भी पात्र में रख दिया जाए, जबकि जल द्रव अवस्था में बहता है और वह अपना आकार बदलता रहता है। यह इस पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें रखा जाता है, परंतु इसका आयतन स्थिर रहता है। वहीं जल वाष्प गैस अवस्था में समस्त उपलब्ध स्थान में फैलने का गुण प्रदर्शित करता है। यह एक निश्चित आकार नहीं है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 26 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 26 क्या कह रहा है बच्चों? जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। तो बच्चों अब हम इसका उत्तर देखते हैं। ठंडे दिनों में की तुलना में गर्म दिनों में जल का वाष्पीकरण तीव्रता से होता है। इसके अतिरिक्त सक्रिय जगह की तुलना चौड़ी सतह से जल शीघ्र वाष्पित होता है, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ने से जल का वाष्पीकरण तीव्र बढ़ जाता है। वायु की तीव्रता भी वाष्पन को बढ़ा देती है। वायुमंडल में आर्द्रता की कमी वाष्पन की तीव्रता को बढ़ा देती है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ते हैं प्रोजेक्ट कार्य की तरफ। अब हम आ गए बच्चों प्रोजेक्ट कार्य पे। प्रोजेक्ट कार्य क्या है? हाँ तो बच्चों प्रोजेक्ट कार्य 1 है, वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा की प्रक्रिया को दर्शाते हुए मॉडल बनाइए और कार्य विधि लिखते हुए कक्षा में प्रदर्शन करें। इसका उत्तर देखते हैं। विषय है संघनन, वाष्पीकरण और वर्षा की प्रक्रिया का मॉडल। आवश्यक सामग्री होगी एक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का कटोरा, दूसरा गर्म पानी, तीसरा प्लास्टिक की पारदर्शी सीट या ढक्कन, चौथा बर्फ के टुकड़े और पांचवा रबर बैंड या टेप। तो ठीक है बच्चों, मॉडल बनाने की विधि देखते हैं अब हम। पहला, एक पारदर्शी बर्तन में गर्म पानी डालें। उस बर्तन के ऊपर प्लास्टिक की पारदर्शी सीट को अच्छी तरह से रबर बैंड की सहायता से बांध दें ताकि भाप बाहर ना निकले। अब उस प्लास्टिक की सीट के ऊपर कुछ बर्फ के टुकड़े रखें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सीट के नीचे की ओर छोटे छोटे जल कण बूंदें बनने लगती हैं। ये जल कण धीरे धीरे बड़े होकर नीचे गिरने लगते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य 2। प्रोजेक्ट कार्य 2 क्या है? जल संरक्षण पर 5 स्लोगन लिखिए। पहला स्लोगन अब हम देखते हैं, जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चों, अगला स्लोगन देखते हैं। स्लोगन बोले तो नारा, पानी का सदुपयोग करो, इसका ना दुरुपयोग करो। तीसरा स्लोगन देखते हैं हम, जल बचाओ पर्यावरण बचाओ, जब बचेगा पर्यावरण तभी बचेगा जीवन। चौथा, जल ही जीवन का आधार है, इसके साथ मत करो दुर्व्यवहार। तो ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ पर आपके अध्याय 8 जो के सभी एड ग्रेड के प्रश्न कंप्लीट हुए। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो ठीक है बच्चा पार्टी, बाय बाय। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।